नमस्कार विद्यार्थियों, मैं रसायन शास्त्र व्याख्याता अजय यादव हमारे महाविद्यालय द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आज मुझे यह जानकर बड़ी खुशी है कि आज हम उत्तम शिक्षण व्यवस्था बनाने के लिए ऑनलाइन जैसे इंटरनेट, कंप्यूटर जैसे नवाचारों का प्रयोग कर रहे हैं। कुछ विद्यार्थी इनको नकारात्मक दृष्टि से देखते हैं, जबकि ये नवाचार शिक्षण और अधिगम में रुचि बढ़ाने के लिए और विद्यालय के अंदर अच्छा माहौल बनाने के लिए तथा दूर जो हमारा संप्रेषण माध्यम है उनको उत्तम बनाने के लिए इन नवाचारों का प्रयोग हो रहा है। शिक्षण भी यही कामना करता है कि वो जिन शिक्षण विधियों के द्वारा पढ़ाना चाहता है वो अधिक से अधिक बालक को क्रियाशील और सक्रिय बनाए। आशा करता हूं कि मैं भी इन्हीं दायित्वों एवं उद्देश्यों और मेरे जो लक्ष्य हैं उनकी मैं अनुपालना करूं। प्यारे विद्यार्थियों, मैं एक प्रेरणात्मक और एक मोटिवेशनल आपको दो पंक्तियां कहना चाहता हूं। आपको अच्छी लगे तो उन्हें जरूर ग्रहण करना कि ना संघर्ष ना तकलीफ, कि ना संघर्ष ना तकलीफ क्या खाक है जिंदगी में, कि ना संघर्ष ना तकलीफ क्या खाक है जिंदगी में। अरे बड़े बड़े तूफान भी थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी इसको सुनकर के उत्साहित और उमंग के भाव में रसानुभूत हुए होंगे और आप में ये जो जोश और उमंग मैं देख पा रहा हूं या महसूस कर पा रहा हूं, आप यही निरंतर प्रत्येक हमारी कक्षा में सक्रिय एवं क्रियाशील रहकर अध्ययन करें। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी अपनी नोटबुक और पेन लेकर साथ बैठें। जो भी हमारे द्वारा बताए गए महत्वपूर्ण बिंदु हैं आप उनको तुरंत नोट कर लें। आप सभी से निवेदन है कि आप इस जो हम नवाचारों के माध्यम से आप तक ये वीडियो पहुंचा रहे हैं, आप उनका अच्छा ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले पाएं। प्यारे विद्यार्थियों, ज़्यादा समय नहीं लूँगा। हमें हमारा शिक्षण कार्य और पाठ्यक्रम के बारे में भी थोड़ी चर्चा कर लेनी चाहिए। देखिए, ये जो हम आज की क्लास है ये बीएससी फाइनल वालों के लिए है। पहली बात तो मैं उनको बीएससी फाइनल कक्षा में पहुंचने के लिए आप सभी को धन्यवाद देता हूं। आप इस कक्षा के बाद में बहुत से विद्यार्थी कंपटीशन में जाएंगे। कुछ विद्यार्थी यहाँ से आरएएस निकलेंगे, कुछ विद्यार्थी यहाँ से नेता निकलेंगे, कुछ डॉक्टर निकलेंगे। तो विद्यार्थियों, ज़्यादा समय ना लेते हुए हम बीएससी फाइनल के पाठ्यक्रम के ऊपर संक्षिप्त चर्चा करते हैं। देखिए विद्यार्थियों, हर गत कक्षा की भांति हमारे रसायन शास्त्र के अंतर्गत 3 पुस्तक चलती हैं। जिस प्रकार से जिसका फर्स्ट बुक है हमारी अकार्बनिक रसायन, जिसे हम क्या बोलते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सेकंड पेपर आता है हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बनिक रसायन। इसके बाद में आता है हमारा थर्ड पेपर आता है फिजिकल केमिस्ट्री।
देखिए विद्यार्थियों, हम इनका बारी बारी से अध्ययन करेंगे। ये जो तीनों बुकें हैं, ये प्रत्येक बुक हमारी 50-50 अंक की होगी। इस प्रकार से हमारे 150 अंक हो जाएंगे विद्यार्थियों। इन्हीं के इसके बाद हमारा होता है प्रायोगिक कार्य, वो हमारा रसायन शास्त्र में 50 अंक का होता है। इस प्रकार से कुल पूर्णांक हमारे हो गए 200 नंबर के। तो विद्यार्थियों, ये था हमारा संक्षिप्त जानकारी पाठ्यक्रम के बारे में। और साथ ही ये भी बता दूं मैं कि प्रत्येक बुक के अंदर हमें 5-5 यूनिट देखने को मिलेंगी और उन्हीं यूनिटों में हमारे टोटल 10 क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें से हमें 5 करने होते हैं। विद्यार्थियों, ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि आप उच्च कक्षा के विद्यार्थी हैं, इस अनुभव को आप भली भांति जानते हैं। यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ आज सर्वप्रथम जो हम बुक उठाएंगे या जिसका शिक्षण कार्य हम करवाएंगे, वो है हमारी कार्बनिक रसायन। कई विद्यार्थियों को ये रहता है, सर पहले फिजिकल पढ़ाओ, पहले इनऑर्गेनिक पढ़ाओ, पहले ऑर्गेनिक पढ़ाओ, क्योंकि वही हम जानते हैं कि क्वेश्चन आता कहाँ से है और सर्वप्रथम हमें क्या पढ़ाना चाहिए। क्योंकि शिक्षक का एक प्रकार से आलोचनात्मक विश्लेषण होता है, वो दोनों प्रकार से सोचता है कि मेरे विद्यार्थियों का इसमें क्या फायदा है। तो सर्वप्रथम हम यहाँ पे बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, जिसमें नया चर्चा होगा, आपको नई यूनिट देखने को मिलेंगी और उन नए नवीन जो हमारे पाठ्यक्रम में आ रही जानकारियां हैं, हम उनको आत्मसात करेंगे और हम उनका अच्छे से हमारे द्वारा बाद में मूल्यांकन किया जाएगा। विद्यार्थियों, हम यहाँ पे सर्वप्रथम जो यूनिट उठाने जा रहे हैं उसका नाम है NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। देखिए विद्यार्थियों, उस यूनिट का नाम है NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। विद्यार्थियों, आप सभी ने स्पेक्ट्रोस्कोपी गत कक्षा में इसका सा परिचय और इसके बारे में जानकारी या पूर्व अनुभव रखते होंगे। इस शब्द में यहाँ पे देखिए, इस शब्द का विश्लेषण करते हैं। हम सर्वप्रथम इस शब्द को समझते हैं। देखिए भाई, यहाँ पे एन का मतलब है यहाँ पे न्यूक्लियर। एन का मतलब क्या है यहाँ पे? न्यूक्लियर। एम का मतलब है यहाँ पे मैग्नेटिक। क्या है भाई? मैग्नेटिक। आर का मतलब है यहाँ पे रेजोनेंस और बाद में शब्द आता है स्पेक्ट्रोस्कोपी। मिला के यूं बोले तो न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। देखिए विद्यार्थियों, हिंदी में अगर मैं बात करता हूं तो नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद स्पेक्ट्रोमिकी या स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये हमारी फर्स्ट यूनिट है। हम क्रम वाइज ही इनका अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम फर्स्ट यूनिट, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ और फिर 5। विद्यार्थियों, यहाँ पे इसकी बात तो मैं बाद में करता हूं। सर्वप्रथम इस शब्द को उठाता हूं। सर्वप्रथम कई बात हम व्यवहारिक रूप से समझते हैं, क्योंकि हमारा शिक्षण कार्य रटंत प्रणाली को बल देना नहीं है, अपितु जो ज्ञान व्यवहारिक हो जाए उसका कहना ही क्या। तो सर्वप्रथम यहाँ पे स्पेक्ट्रोस्कोपी में एक वर्ड निकाल के लाता हूं मैं, यहाँ पे स्पेक्ट्रा।
यहाँ पे वर्ड आया है हमारा स्पेक्ट्रा। देखिए विद्यार्थियों, ये स्पेक्ट्रा, इससे हमें अनुभूति हो रही है कि जब भी हम कई बार चिकित्सा या चिकित्सालय में गए होंगे, आपने ईसीजी देखा होगा, यानी कि मैं यूं बताता हूं कि आपने यूं करते हुए यूं लाइनें देखी होंगी। जब भी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी में ये ग्राफिक्स या ये स्पेक्ट्रा आपने अनुभव किए होंगे, या कई विज्ञापनों में या कई दृश्य जो भी सामग्रियां हैं या कोई धारावाहिक हैं, उनमें सभी में आपने ऐसे स्पेक्ट्रा चलते हुए देखे होंगे। देखिए भाई, इन्हीं को अपन क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, व्यवहारिक रूप से स्पेक्ट्रा। आशा करता हूं कि समझ पा रहे होंगे कि ये क्या है भाई, स्पेक्ट्रा। ये थी व्यवहारिक और पूर्व अनुभव की बात। बेसिकली ये स्पेक्ट्रा है क्या, अगर मैं चिकित्सा के क्षेत्र में बात करूं तो ये हार्ट संबंधित होते हैं और हृदय की संरचना और हृदय की जो स्पंदन दर है उसके बारे में हमें जानकारी देती है। लेकिन हमारा विषय आपका सर्वांगीण विकास करना है, तो यहाँ पे हम उस विषय को अलग रखते हुए यहाँ पे रसायन शास्त्र के अंतर्गत अध्ययन कर रहे हैं। तो स्पेक्ट्रा, देखिए भाई इसका यूज क्या है और ये स्पेक्ट्रा की स्टडी क्यों की जाती है, इसकी बात करते हैं। देखिए जो स्पेक्ट्रा है, इसके आधार पे हम ये जान सकते हैं कि उस मॉलिक्यूल में क्या क्या उपस्थित है, उसकी संरचना क्या है, उसके विभिन्न प्रकार के प्रॉपर्टीज के बारे में ये हमें जानकारी देता है। देखिए विद्यार्थियों, जब भी रसायन शास्त्र के अंतर्गत ये बात करता हूं या केमिस्ट्री के अंतर्गत बात करता हूं, तो हमेशा हम मॉलिक्यूल्स, मैटर, ऑर्गेनिक मैटर, इनऑर्गेनिक मैटर, इन मैटर्स की बात होती है। तो मोस्टली रूप से यहाँ पे देखिए कोई भी मॉलिक्यूल हो सकता है या कोई भी कंपाउंड हो सकता है। अगर इनकी संरचना और इनके बारे में हमें जानकारी चाहिए तो किस प्रकार से हम इसकी संरचना और या स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी हम प्राप्त कर सकते हैं, और वो प्रोवाइड करवाएंगे कौन, स्पेक्ट्रा। अब इन स्पेक्ट्रा की स्टडी के माध्यम से मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड की संरचना के बारे में जो जानकारी प्राप्त करने की टेक्निक है वो क्या कहलाती है साहब, स्पेक्ट्रोस्कोपी। दोबारा एक बार बताता हूं कि स्पेक्ट्रा की स्टडी के माध्यम से मॉलिक्यूल या किसी कंपाउंड की संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त करने की जो टेक्नोलॉजी है या जो टेक्निक है या जो तकनीक है वो क्या कहलाती है भाई, स्पेक्ट्रोस्कोपी। आशा करता हूं आप इस शब्द को भली प्रकार से समझ पाए होंगे। देखिए बेसिकली इसमें होता क्या है, हम यहां से स्थूल से सूक्ष्म की ओर इस सब्जेक्ट के अंदर प्रवेश करते हैं। सबसे पहले हम स्थूल प्रकार की विषय वस्तु को बता रहे हैं, इसके बाद में हम जो भी सूक्ष्म बातें आएंगी उनके बारे में चर्चा करें। देखिए भाई इस टेक्निक में होता क्या है, बेसिकली ये हमारा, मान लीजिए सपोज करिए ये कोई हमारे पास में मैटर है या कोई कंपाउंड है या कोई मॉलिक्यूल है। मान लीजिए मैं इसको एम से डिनोट कर देता हूं, मान लीजिए कोई मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद में यहां पर एक यंत्र लगा होता है जिसका नाम होता है डिटेक्टर, और अंतिम में
इसको बोला जाता है रिकॉर्डर। कुछ नहीं किया हमने, यहाँ पे मैटर लिया या कोई मॉलिक्यूल या कोई कंपाउंड, इसके बाद में ये जो यंत्र है इसका कार्य बताएंगे क्या है, डिटेक्टर है और ये रिकॉर्डर है। देखिए इसके लिए बेसिकली चाहिए क्या होता है, इस टेक्निक में बेसिकली किया क्या जाता है उसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। इस मैटर के ऊपर डाली जाती हैं जो वेव्स होती हैं और उनका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ये उसके ऊपर डाली जाती है। ये मैटर के मॉलिक्यूल क्या करेंगे, इनके द्वारा प्रोवाइड की हुई एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे या अवशोषित करेंगे। अवशोषित करने के बाद में उसे क्या करेंगे भाई, उत्सर्जित करेंगे। अब देखिए ये जो विकिरणें हैं ये उत्सर्जित हो गई है इस प्रकार से। अब इन विकिरणों का जो एकत्रीकरण का कार्य करता है या इकट्ठा करने का कार्य करता है वो कार्य करता है कौन भाई, डिटेक्टर करता है। इसके बाद में ये वेव्स जाती हैं सीधा रिकॉर्डर के अंदर। इसका कार्य क्या है, इनको रिकॉर्ड करना। और ये रिकॉर्ड किस रूप में करता है भाई, स्पेक्ट्रा के रूप में करता है। इस प्रकार से कोई स्पेक्ट्रा बन जाएगा। अब इस स्पेक्ट्रा को मैं नाम दे सकता हूं इजीली, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का स्पेक्ट्रा है ये, और जानकारी इस मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर की दे रहा है। तो सपोज मैं इसका नाम देता हूं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा। सिंपल है बात, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा। ये जो स्पेक्ट्रा हमें यहाँ पे प्राप्त हुआ है इसको मैं दे देता हूं नाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा। अब इसकी क्या करेंगे हम, इस स्पेक्ट्रा की क्या करेंगे वही हम ऊपर की तरफ बनाते हैं। इसकी हम करते हैं क्या भाई, स्टडी। इस रिकॉर्डर में प्राप्त हुए इस स्पेक्ट्रा के बारे में हम जो भी वैज्ञानिक विश्लेषण करता है या प्रयोग करता है वो इसका क्या करते हैं भाई, अध्ययन करते हैं और निष्कर्ष निकालते हैं कि इस जो मॉलिक्यूल्स की या इस कंपाउंड की स्ट्रक्चर कैसी है। तो इस जो ये टेक्निक है इस मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर प्राप्त करने की वो कहलाती है क्या भाई, स्पेक्ट्रोस्कोपी। आप समझ गए होंगे, हमने स्पेक्ट्रोस्कोपी का मतलब जो समझाया है आप उस अर्थ को ग्रहण किए होंगे। देखिए यहां पे मैटर की जो नेचर होती है, कई मैटर क्या है, ऊर्जा का अवशोषण करते हैं, कई स्वतः ही उत्सर्जन करते हैं। यानी कि किसी मॉलिक्यूल को एक्टिवेट करने के लिए किसी बाह्य एनर्जी की आवश्यकता नहीं है और किसी मैटर को या किसी मॉलिक्यूल को एक्टिवेट करने के लिए बाह्य एनर्जी की आवश्यकता है। तो वो क्या करेगा, स्वयं क्या करेगा, जिसको आवश्यकता है वो कुछ विकिरणों का, यानी कि वो विकिरणें होंगी उसके मैटर के ऊपर डाली जाएंगी और वो विकिरणों को क्या करेगा, अवशोषण करेगा। उसके बाद में तुरंत क्या करेगा, उसका उत्सर्जन करेगा। और उत्सर्जन के बाद में ये कहाँ पे जाएंगी भाई, डिटेक्टर के माध्यम से, और यहाँ पे रिकॉर्ड हो जाएंगी और यहाँ पे हम स्पेक्ट्रा प्राप्त होगा। और इस स्पेक्ट्रा का हम क्या करेंगे, स्टडी जिस टेक्निक में कर रहे हैं वो क्या कहला रही है, स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब इसी स्पेक्ट्रोस्कोपी का मैं दूसरा नाम लिखता हूं। देखिए किस प्रकार से हमें पता था कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं इनकी भी चर्चा करेंगे हम।
कुछ मैटर होते हैं जो उनका क्या करते हैं, अवशोषण करते हैं। तो ऐसे मैटर के द्वारा प्राप्त हुए जो स्पेक्ट्रा है वो क्या कहलाएंगे भाई, अवशोषण स्पेक्ट्रा। अगर अवशोषण के माध्यम से बने हुए हैं तो उनको अपन क्या बोल सकते हैं, अवशोषित या अवशोषण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा। और वो जो टेक्निक है उस स्पेक्ट्रा की स्टडी करने के लिए वो क्या कहलाएगी भाई, अवशोषण स्पेक्ट्रोस्कोप। ठीक है। इसके बाद में कुछ चर्चा हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के भी बारे में, क्योंकि ये वर्ड आया है, जब तक आपको शब्दावली समझ में नहीं आएगी तब तक टॉपिक समझ में नहीं आएगा। बाकी हम यहाँ पे पूरी कोशिश करेंगे आपके दिमाग में ये जो शब्दावली है इनकी संपूर्ण व्याख्या आपको यहाँ पे उचित शिक्षण विधि द्वारा कराने की कोशिश की जाएगी और आशा करूंगा कि आप समझ पा रहे हो। देखिए भाई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये वेव्स क्या होती हैं, ये वेव्स आती हैं और किन क्षेत्रों में विचरण करती हैं। भाई ये जो विकिरणें हैं ये ऐसे क्षेत्रों में विचरण करती हैं जिनमें मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के क्या हो भाई, लंबवत हो। तो ऐसे क्षेत्रों में जो विचरण करती हैं वो कौन सी विकिरणें हैं भाई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। देखिए इस बात को हम चित्र के माध्यम से समझाते हैं। सपोज करिए ये चुंबकीय क्षेत्र, मैं शॉर्ट डिनोट करता हूं मैग्नेटिक फील्ड। मान लीजिए हमारे पास में ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है और ये क्या है भाई, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो यहाँ पे जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं इस प्रकार से समझ पा रहे होंगे, यानी कि ये ऐसे क्षेत्रों में विचरण कर रही हैं जब क्या हो भाई, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के क्या हो भाई, लंबवत हो गई। और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, ये ऐसी विकिरणें हैं जो कि इनको किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती। अर्थात मैं यूं कह सकता हूं कि ये माध्यम में भी विचरण कर सकती है और निर्वात के अंदर भी क्या कर सकती हैं, विचरण कर सकती हैं। तो ये जो विकिरणें हैं इन्हें बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब ये कौन कौन सी हैं इसके ऊपर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं हम। और ये जो मिलकर ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है इसके अंतर्गत बहुत सी वेव्स आती हैं। वे सभी वेव्स मिलकर एक स्पेक्ट्रा बनाती हैं, या जिसे हम स्पेक्ट्रम भी बोल सकते हैं, जो कहलाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम वो कैसा है उसके ऊपर चर्चा करते हैं अपन। देखिए विद्यार्थी, सबसे पहले इसके अंतर्गत आती हैं कॉस्मिक, फिर आती हैं एक्सरे, फिर आती है यूवी, फिर आती है विजिबल, फिर आती है इंफ्रारेड आईआर, फिर आती है माइक्रोवेव और सबसे अंतिम में आती है रेडियो। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इन सभी वेव्स का जो ये समूह है ये आपस में मिलकर एक संपूर्ण स्पेक्ट्रम का निर्माण करता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। सर्वप्रथम कॉस्मिक, एक्सरे, यूवी, विजिबल, आईआर, माइक्रोवेव एंड रेडियो। ये क्रम इस प्रकार से निर्धारित हुआ है। देखिए भाई, कॉस्मिक वेव्स
यदि अंतरिक्ष से हमारी पृथ्वी पर आ जाए तो संपूर्ण पृथ्वी क्या हो जाएगी भाई, नष्ट हो जाएगी। अर्थात हम यूं लगा सकते हैं कि इनकी एनर्जी क्या है भाई, बहुत ही अधिक है। यदि एनर्जी, अब यहाँ से बाएं से अगर मैं दाएं की ओर प्रस्थान करता हूँ तो यहाँ पे जैसे जैसे मैं इधर जाता हूँ तो भी क्या होता है, यहाँ पे एनर्जी अगर मैं बात करता हूँ तो एनर्जी का मान क्या होता जाता है भाई, डिक्रीज होता जाता है, घटता जाता है। अगर इसके बाद में बात करूं मैं आवृत्ति की, फ्रीक्वेंसी की, तो भी ये एनर्जी के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, ये भी क्या होगा भाई, घटेगा। यदि दो सुरंगों के बीच की दूरी, यहाँ पे वेवलेंथ की बात करता हूं या तरंग दैर्घ्य की बात करता हूं, तो यहाँ पे क्या होगा भाई, लैम्डा। लैम्डा इन दोनों के क्या होगा भाई, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा। तो यहाँ पे जैसे मैं बाएं से दाएं जाता हूं तो लैम्डा का मान क्या हो जाता है भाई, इंक्रीज हो जाता है। समझ पा रहे हो? यहाँ पे देखिए लैम्डा है जो क्या है भाई, कम है, और यहाँ पे लैम्डा क्या है भाई, अधिक। तो मैं कह सकता हूं ज्यादा वेवलेंथ वाली कौन सी वेव्स हो गई भाई, रेडियो हो गई, और कम वेवलेंथ वाली क्या हो गई, कॉस्मिक वेव। काश इसकी वेवलेंथ बढ़ती हो या बढ़ जाती तो क्या हम बच पाते, नहीं बच पाते। तो ये इनके बारे में कुछ संक्षिप्त बातें थी। आगे हम अपनी शब्दावली की ओर चलते हैं। अब देखिए भाई, यदि हमारा वो मैटर था जिसका हमें स्टडी करना था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आ रही हैं, उसमें से भी हमें कौन सी वेव्स का हमारा जो मैटर है वो अवशोषण करेगा, इसी के आधार पे हमारे स्पेक्ट्रोस्कोपी के भी प्रकार बना दिए गए। यदि हमारा मैटर है या मॉलिक्यूल है, यदि वो यूवी का या फिर विजिबल, यानी कि यहाँ पे मैं कह सकता हूं ये 200 नैनोमीटर से ये 800 नैनोमीटर तक ये जो रीजन है ये फैला हुआ है, यदि इस प्रकार के विकिरणों का हमारा जो मैटर है अवशोषण करता है, दूसरी बात, यदि यहाँ पे आईआर का भी क्या कर सकता है, ये अवशोषण कर सकता है, माइक्रोवेव का भी अवशोषण कर सकता है, और रेडियो वेव्स का भी क्या कर सकता है, अवशोषण कर सकता है। समझ पा रहे हो इस बात को? यानी कि हम बात कर रहे हैं केवल अवशोषण स्पेक्ट्रोस्कोपी, यानी कि ये क्या है, अवशोषण स्पेक्ट्रोस्कोपी के माध्यम से ही हमें क्या प्राप्त करना है, इस मैटर की स्ट्रक्चर के बारे में हमें पता लगाना है। इसी आधार पे हम स्पेक्ट्रोस्कोपी का क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। देखिए देखिए यदि हमारी लाइट, ये हमारा विजिबल रीजन है, ये यूवी है अल्ट्रावायलेट, और ये दृश्य क्षेत्र है, यदि हमारा ये मैटर है, इस क्षेत्र की विकिरण का अवशोषण करता है, तो भी क्या हो सकता है, हमारे प्रत्येक मॉलिक्यूल्स में क्या होते हैं भाई, एटम होते हैं। वो एटम आपस में बॉन्ड के माध्यम से कनेक्ट रहते हैं, और वो जो बॉन्ड है उनमें क्या उपस्थित होते हैं भाई, इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। यहाँ पे देखिए मेन बात क्या है, यहाँ पे होता है ट्रांजिशन। यहाँ पे ट्रांजिशन शब्द का अर्थ आप समझ गए होंगे, अर्थात यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से कहां पे चला जाता है भाई, उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है, जिसे हम बोलते हैं क्या भाई, ट्रांजिशन या फिर भाई संक्रमण।
तो यहां पे क्या होने वाला है इस मैटर के साथ में, देखिए यहां से इस क्षेत्र का, इन विकिरणों का ये मैटर अवशोषण यदि करता है, इसे ए से डिनोट कर देता हूं, एब्जॉर्प्शन, यदि ये मैटर इन विकिरणों का अवशोषण करता है तो क्या होता है, इस मॉलिक्यूल्स में होते हैं भाई बॉन्ड, क्या होते हैं भाई बॉन्ड, यानी जिसे बंध बोलते हैं, बॉन्ड बोलते हैं, और इन बॉन्ड्स के बीच में पाए जाते हैं क्या भाई इलेक्ट्रॉन। अब इन इलेक्ट्रॉनों में क्या होता है भाई, ट्रांजिशन होता है, क्या होता है अभी ट्रांजिशन, यानी कि ये लो एनर्जी लेवल और ये क्या है भाई हाई एनर्जी लेवल। सपोज करिएगा हमारे पास में ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करेगा, ये इस प्रकाश विकिरण का अवशोषण करेगा और ये कहां पे माइग्रेट हो जाएगा भाई हाई एनर्जी लेवल्स के अंतर्गत। तो यहां पे क्या हो रहा है, डायरेक्ट ट्रांजिशन हो रहा है इलेक्ट्रॉनों का, और इसी ट्रांजिशन के कारण ही हमें जो रिकॉर्डर में जो ग्राफ या स्पेक्ट्रा हमें प्राप्त हो रहा था, तो इस प्रकार से हमारे पास में वो स्पेक्ट्रा क्यों मिल जाता है। ये ट्रांजिशन के कारण ही हम क्या पता लगा रहे हैं, इस कंपाउंड की जो मॉलिक्यूलर जो स्ट्रक्चर है, जो आणविक संरचनाएं हैं, उनका हम पता लगा रहे हैं। तो यहाँ पे मेनली बात यहाँ पे मैं कह सकता हूं कि यहाँ पे क्या होता है अभी, इसे टी से डिनोट कर लेता हूं, आप फुल फॉर्म लिख लीजिएगा। टी का मतलब यहाँ पे हो रहा है ट्रांजिशन से। यहाँ पे क्या पॉसिबल हो सकता है, केवल ही केवल ट्रांजिशन, क्योंकि यहाँ पे क्या है भाई बॉन्ड है, और बॉन्ड क्या होंगे भाई, यहाँ पे बॉन्ड के अंतर्गत उपस्थित होंगे क्या भाई इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इस एनर्जी का क्या अवशोषण करके क्या करेंगे भाई ट्रांजिशन जो करेंगे। और इसी पे ऊपर इस प्रकार के जो स्पेक्ट्रा हुए हैं, इन स्पेक्ट्रा की क्या की जाती है भाई स्टडी, और जिस टेक्निक के अंतर्गत करते हैं हम, उस टेक्निक को बोलते हैं हम क्या भाई यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। अलग नाम दे दिया जाता है इसका क्या भाई, यहां पे लिखता हूं मैं यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, या इसका एक नाम और भी दे दिया जाता है ट्रांजिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, या फिर इसको हम इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी भी बोल सकते हैं। मोस्टली रूप से इसको क्या बोलते हैं अपन, इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी, या फिर इसका अन्य नाम अपन क्या दे सकते हैं यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। आगे बढ़ता हूं, इस 800 नैनोमीटर रीजन से आगे चलता हूं। यदि हमारा जो ये मॉलिक्यूल है, सपोज करिए इस मॉलिक्यूल ने यहां पे अवशोषण ना करके यहां पे अवशोषण कर लिया, तो यहां पे देखिए मॉलिक्यूल की यदि नेचर किस प्रकार की है, यदि ये इन विकिरणों का अवशोषण ये करता है IR का, तो यहां पे होते हैं क्या भाई वाइब्रेशन, क्या होते हैं भाई कंपन। उस मॉलिक्यूल्स के अंतर्गत क्या होंगे भाई बॉन्ड होंगे, बॉन्ड में क्या होंगे भाई इलेक्ट्रॉन होंगे। अब इन इलेक्ट्रॉनों में होगा केवल ही केवल क्या भाई ट्रांजिशन ना हो करके क्या होने वाला है, यहाँ पे वाइब्रेशन होने वाला है। ये वाइब्रेट करेंगे इस प्रकार से, क्योंकि वाइब्रेशन ही पॉसिबल हुआ यहाँ पे, क्योंकि इनकी तुलना में इनकी एनर्जी का मान क्या है भाई कम है, फ्रीक्वेंसी क्या है भाई कम है, और वेवलेंथ क्या है भाई इनकी तुलना में इनकी ज्यादा है। तो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूं केवल ही केवल क्या हो पाया है भाई वाइब्रेशन हो पाया है। यहाँ पे मैं लिख देता हूं वाइब्रेशन। इसी प्रकार से इस वाइब्रेशन के कारण हमें क्या प्राप्त होगा भाई स्पेक्ट्रा, और इस स्पेक्ट्रा की हम जिस टेक्निक के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं, उस टेक्निक को बोला जाता है वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्या बोला जाता है भाई वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी,
या इसका अन्य नाम भी है क्या भाई, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, या इसको अपन हिंदी में बोलते हैं अवरक्त, IR इंफ्रारेड। तो इस प्रकार से यहाँ पे हमें ट्रांजिशन प्राप्त हुए और यहाँ पे क्या प्राप्त हुआ, हमें वाइब्रेशन प्राप्त हुआ। इससे आगे बढ़ते हैं, यदि हमारे मैटर ने माइक्रोवेव का अवशोषण किया, अब इनकी तुलना में इनकी एनर्जी और घटती जा रही है, फ्रीक्वेंसी घटती जा रही है, वेवलेंथ और भी बढ़ती जा रही है। तो सपोज करिए यहां पे देखिए क्या होगा, माइक्रोवेव क्या करेंगी, इस क्षेत्र से विकिरणों का यदि अवशोषण करती हैं या एब्जॉर्प्शन करती हैं, तो क्या होता है, केवल ही केवल होता है भाई यहाँ पे ना तो ट्रांजिशन पॉसिबल होगा, ना ही क्या होगा भाई वाइब्रेशन होगा, यहाँ पे होगा केवल ही केवल रोटेशन। समझ पा रहे हो, यहाँ पे क्या होने वाला है, रोटेशन होने वाला है, इस प्रकार से रोटेट होंगे, जो भी बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन है वो इस प्रकार से रोटेट होने लग जाएंगे। तो इस टेक्निक के अंतर्गत हमें प्राप्त हुआ क्या भी, रोटेशन, या जिससे हम घूर्णन भी बोल सकते हैं, रोटेट। तो और जो प्राप्त हुए स्पेक्ट्रा है, जिस टेक्निक के अंतर्गत इन स्पेक्ट्रा का अध्ययन करेंगे, तो उस टेक्निक को हम बोलते हैं क्या भाई, रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो यहाँ पे लिख देता हूं, यहाँ पे हमें क्या प्राप्त हुए हैं भाई, रोटेशन प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ पे हमें होगा इसका जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है, इसका नाम क्या होगा भाई, रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसके बारे में आगे जानकारी देते हुए मैं चलता हूं रेडियो के ऊपर, जो हमारा महत्वपूर्ण विषय रहने वाला है। ये हम अभी तक के पूर्व अनुभव की बातें कर रहे थे, क्योंकि ये जो बातें हैं हम अभी तक पढ़कर आ चुके हैं। मेरा दायित्व था कि हम आपको एक बार दोबारा से रूबरू कराएं। अब इसके बारे में, रेडियो के बारे में हम जानकारी जो नेक्स्ट क्लास होगी हम वहां पे देंगे। तो हमारा आगे जो टॉपिक रहने वाला है, तो हमारा जो लेक्चर रहने वाला है वो रहेगा सिर्फ रेडियो के बारे में, और हम बात करेंगे वहां पे NMR क्या होता है, NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है। तो यहाँ पे अभी तक बात यही समझ में आई होगी आपको कि मोस्टली रूप से यहाँ पे मॉलिक्यूल्स के जो भी स्ट्रक्चर्स होती हैं, या मोस्टली रूप से ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं या इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, उनकी स्ट्रक्चर्स की अगर जानकारी हमें प्राप्त करनी हो तो हम किस टेक्निक का उपयोग करते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी का टेक्निक। ये स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है भाई, बहुत से प्रकार की होती हैं। तो मोस्टली रूप से वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंतर्गत जो भी विकिरण का अवशोषण करता है वो उसी टेक्निक का क्या बनाता है, स्पेक्ट्रा बनाता है। और उस स्पेक्ट्रा की यदि हम स्टडी करते हैं तो उस मॉलिक्यूल्स के बारे में हमें क्या देता है, वो स्पेक्ट्रा जानकारी देता है। आशा करता हूं कि आप इस व्याख्यान के द्वारा जो हमारा प्रारंभिक जो कार्य है वो पाठ के बारे में जानकारी वो आप समझ पाए होंगे। धन्यवाद, नमस्कार।